हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज में। जहां आज हम आपके लेकर आए हैं एमपीडीएलएड का द्वितीय वर्ष सेकंड ईयर का विषय, जिसका नाम है समाज शिक्षा और पटचर्या बोध। जी हाँ, समाज शिक्षा और पटचर्या बोध, इसकी इकाई 2 आपके सामने हम लेकर आए हैं। इस इकाई 2 में, माफ कीजिएगा, इकाई 1 की बात हो रही है यहाँ पर। तो इकाई 1 जो है, इसका नाम है शिक्षा की दार्शनिक समझ, वो इकाई 1 की वीडियो हम आपके सामने लेकर आए हैं। इस इकाई 1 में हम बात करेंगे इसके अंक विभाजन की, कि इसे एक इकाई से कितने अंक आवंटित हैं, कितने इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, कितने इसमें से लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। तो सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि इस एक इकाई में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से आते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखने हैं। पूर्व परीक्षा में डीएलएड की, इसके पहले की जितनी परीक्षाएं हुई हैं, उनमें कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, और इस बार की डीएलएड की परीक्षा में अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो उस डीएलएड की परीक्षा में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके लिए लेकर आए हैं। कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम ये देखेंगे। साथ ही साथ स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना मत भूलिएगा। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखिएगा, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो लाऊं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो स्टूडेंट, चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं और बात करते हैं कि श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए क्या क्या ऑफर करते हैं। श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको विविध प्रकार के कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, जैसे कि आपको बी फार्मा, डी फार्मा, रीट, एमपीटीईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीएड, सिर्फ डीएड, प्लेन बीए, एमए, बीएससी, बीकॉम, वेरियस प्रकार के, विविध प्रकार के एनएम, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, ऐसे कई प्रकार के कोर्सेज जो हैं, विविध प्रकार के डिप्लोमा डिग्री कोर्सेज हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। भारतवर्ष से हजारों छात्रों ने अब तक हमारी संस्था श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़कर अपनी शिक्षा हासिल की है, डिग्री डिप्लोमा प्राप्त किया है और अपने विविध उच्च पदों पर नियुक्तियां प्राप्त कर ली हैं। साथ ही साथ अगर आप भी इन पदों पर नियुक्ति पाना चाहते हैं, सरकारी पदों पर डिग्री डिप्लोमा प्राप्त करने का सपना देख रहे हैं, तो आप भी दूरस्थ शिक्षा पद्धति, यानी कि आप रेगुलर या फिर प्राइवेट दोनों से कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा उपलब्ध है। जी हाँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध कराते हैं। तो आप यदि अपने किसी सगे संबंधी, भाई बहन, दोस्त जो भी हो, अगर आप स्वयं का भी प्रवेश करवाना चाहते हैं दिए गए कोर्सेज में, तो आप कर सकते हैं। हमारी संस्था से सबसे ज्यादा इस बार सीटेट में चयन हुआ है। जी हाँ, सीटेट और रीट में सबसे सर्वाधिक रिकॉर्ड रीट में जो है 100 से अधिक छात्र जो है उसमें सिलेक्ट हुए हैं रीट में अब तक। तो अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं, आप भी टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और आज ही प्रवेश लीजिए। तो देर किस बात की, नंबरों पर संपर्क कीजिए, प्रवेश लीजिए। आपको फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित सभी जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए बात करते हैं और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा जो विषय है समाज शिक्षा और पटचर्या बोध, इसकी इकाई 1, जिसका नाम है शिक्षा की दार्शनिक समझ। अब इसे दार्शनिक है मतलब थोड़ा सा फिलोसफी होगा, इसमें थोड़ा फिलोसफिकल होगा, थोड़ा हमें धार्मिक तरीके से सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक है, थोड़ा धार्मिक आध्यात्म तरीके से सोचना पड़ेगा इसमें, ठीक। तो इसका जो इकाई 1 है, इस पे कुल अंक आवंटित है 20। तो अगर मैं इसके अंक विभाजन की बात करूं तो इस पे कुल अंक आवंटित कितने हैं, 20 अंक। जी हाँ, इस पे 20 अंक आवंटित हैं। साथ ही साथ इसमें 1 मार्क्स के 4 क्वेश्चन दिए गए, यानी 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे, 4 नंबर कमा सकते हैं आप। 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, 2 मार्क्स के 2, यानी अति लघु उत्तरीय 2 आएंगे। साथ ही साथ 3 मार्क्स का 1 प्रश्न, यानी लघु उत्तरीय भी 1 आएगा। 4 नंबर का दीर्घ उत्तरीय भी 1 आएगा। 5 नंबर का अति दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर भी 1 आएगा। तो इस प्रकार से 5 4 9 9 3 12 12 4 16 16 4 20। तो इस प्रकार से इकाई 1 से कुल अंक जो आवंटित है कितने हैं, 20 अंक आवंटित है। जी हाँ, तो इस पूरी इकाई से आपको अंक आवंटित हो गए कितने, 20। तो 20 अंक आपको मिल सकते हैं इस एक इकाई को पढ़कर। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस इकाई 1 के कौन से हैं। तो बात करें हम वहीं अगर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की, तो सबसे पहला देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पहले कहा था कि ये अध्यात्म और धार्मिक तरीके से इसमें कुछ ज्यादा जुड़ा रहेगा, तो ऐसे में इसके उत्तर मिलेंगे। पहला देखिए, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। ये कथन किसने कहा था भाई? जो धर्म विहीन शिक्षा होती है वो अंततः निरर्थक, यानी कि बेकार काम होती है। मतलब जिस शिक्षा में धर्म नहीं है, जिसमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाए, वो शिक्षा कैसी होती है, निरर्थक होती है, बिना काम की, इसका कोई अर्थ नहीं होता। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी जी का। जी हाँ, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा है कि जिस शिक्षा में धर्म नहीं होता, धर्म विहीन शिक्षा जो होती है वो अंततः आगे चलकर वो निरर्थक, बिना किसी काम की सिद्ध होती है। महात्मा गांधी का कथन है। दूसरा,
इस समय देश में कुल कितनी जातियां हैं? जी हमारे देश में कुल कितनी जातियां हैं? तो हमारे देश में इस वक्त कुल 2800 जातियां हैं। जी हाँ, कितनी जातियां हैं? 2800 यानी 2800 जातियां निहित है हमारे यहाँ। 2800 2800 ध्यान रखिए इसको। दूसरा तीसरा देखिए प्रश्न, शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए किस चीज से? जो भी शिक्षण संस्थाएं होती हैं, कोचिंग्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, उनका नियमित जो दिन की शुरुआत जो होती है किससे होनी चाहिए? तो उनकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए प्रार्थना से। किससे होनी चाहिए? प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना से उनकी दिन की शुरुआत होनी चाहिए। प्रार्थना, प्रेयर से, हाथ जोड़कर प्रेयर करनी चाहिए, उससे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्राचीन भारतीय समाज को हम कुल 7 कालों में विभाजित कर सकते हैं। कितने कालों में? 7 कालों में। जी हाँ, प्राचीन भारतीय समाज जो है, पुराना जो भारतीय समाज था, उसको हम कितने भागों में बांट सकते थे? कुल 7 समाज में, 7 विभागों में विभाजित, 7 कालों में, 7 भागों में बांटा जा सकता था, विभाजित किया जा सकता है, ऐसा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय समाज की आधारशिला क्या है? भाई हमारे भारत में समाज की जो आधारशिला वो क्या है? धर्म है। हम धर्म की बात पहले करते हैं। हमारे धर्म सर्वोपरि है, मतलब हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपना भला नहीं देखते, धर्म के लिए अपने कुर्बान तक हो जाते हैं ना। आपने देखा होगा हमारे शिवाजी से लेके महाराणा प्रताप तक इन्होंने अपना प्राण त्याग दिए, न्यौछावर कर दिए, मुगलों से लड़ते हुए, उनके आगे झुके नहीं, अपने धर्म की रक्षा के लिए, मात्र सनातन धर्म की, इस देश की रक्षा के लिए, इस माटी की रक्षा के लिए कुर्बान हुए। तो धर्म यहाँ सर्वोपरि है। तो हमारे देश में, भारतीय समाज में, हमारे भारत के समाज की जो आधारशिला है, बेस है जो हमारे धर्म का, हमारे समाज का, वो धर्म है। हमारे समाज की आधारशिला धर्म है। अगला देखिए, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है? भाई विद्यालय। बालक का समाजीकरण मतलब सोशलाइजेशन कहाँ होगा? बालक सबसे पहले घर में समय बिताता है, फिर घर के बाद सबसे ज्यादा समय वो कहाँ बिताता है? अपने स्कूल में, विद्यालय में। तो जैसा माहौल उसे विद्यालय में मिलेगा, बालक वैसा ही बन जाता है। तो बालक के समाजीकरण में, सोशलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण कोई अगर संस्था है तो क्या है भाई? विद्यालय है। तो बालक का समाजीकरण किससे होगा? विद्यालय से होगा। ठीक, अगला देखिए भाई, भारतीय समाज में क्या प्रधान है? भारतीय समाज में धर्म प्रधान है। प्रधान मतलब मेन क्या है? भारत किस चीज पर आधारित है? तो धर्म पर आधारित है। भारत का जो हमारा समाज है वो धर्म आधारित है। हर चीज को हम धर्म से जोड़कर देखते हैं और धर्म के प्रति आस्था रखते हैं और अपने धर्म की रक्षा भी करते हैं। ठीक, दूसरों का धर्म का सम्मान करते हैं, अपने धर्म की रक्षा करते हैं। तो भारतीय समाज में जो प्रधान है, मेन है, मुख्य क्या है? धर्म है। धर्म ही इसमें मेन है, मुख्य, प्रधान है सबसे। अगला पॉइंट देखिए, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी, छुआछूत जिसे कहते थे, अस्पृश्यता का अंत किया गया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में बोला गया कि कोई अब अछूत नहीं रहेगा, छुआछूत बीमारी, ये जो प्रथा है इसको खत्म कर देंगे? तो ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 38। जी हाँ, भारत के अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38 में, जी हाँ, आर्टिकल 38, अनुच्छेद 38 में साफ साफ कहा गया है कि अस्पृश्यता जो है यानी छुआछूत जो है वो क्या है? एक अपराध है। इसे हमारे समाज से मिटाना है। जो कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि भाई किस अनुच्छेद से? तो अनुच्छेद 38 से भारतीय समाज में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। ठीक, अगला देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? भाई जाति जो है एक बंद वर्ग है, यानी पूरा बंद कमरे की तरह है, एक चारों तरफ से घेरा है, एक हमें बढ़ने नहीं देता आगे, ऐसा कुछ कहा जाए। तो जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? किस विद्वान ने यह कथन कहा था? तो यह कथन जो है डॉक्टर मजुमदार का है। जी हाँ, किसका? डॉक्टर मजुमदार। जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है? डॉक्टर मजुमदार का। डॉक्टर मजुमदार वह विद्वान है जिन्होंने कहा कि जाति क्या है? एक बंद वर्ग है। ठीक है, आगे देखिए, शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है। ध्रुव यानी होता है पहिया, है ना, आप कह सकते हैं आधार स्तंभ कह सकते हैं। तो बिना शिक्षक के शिक्षा नहीं हो सकती। तो शिक्षक जो है शिक्षा का एक ध्रुव है ना, शिक्षक के बिना पढ़ाई नहीं होती। तो शिक्षक जो है वो शिक्षा का एक ध्रुव है और समाज का निर्माण करता है, राष्ट्र का निर्माण करता है। शिक्षक को कहा जाता है नेशन बिल्डर, क्योंकि भाई वो देश को बनाते हैं, है ना, तो हमारी पीढ़ियां तैयार करते हैं सबको पढ़ा लिखा के। ठीक, तो जैसे मैं शिक्षक हूं, मैं अगर आपको अच्छा पढ़ाऊंगा तो आप भी अच्छे शिक्षक बनोगे। अगर मैं खराब पढ़ाऊंगा तो आप उतना अच्छा ज्ञान नहीं हासिल होगा, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं बन पाओगे। फिर अच्छे शिक्षक नहीं बनोगे तो छात्रों को सिखाएंगे कैसे, ना, अच्छा ज्ञान नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि अच्छा शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करता होता है। तो शिक्षा और शिक्षक जो है वो शिक्षा का एक ध्रुव है। अगला देखिए, एडम्स ने शिक्षा को कैसी प्रक्रिया बताया? द्विमुखी, दो तरफ से चलने वाली। मैं यहाँ पढ़ाते जाऊं और आप वीडियो गौर से ना देखो और घर पर जाकर ना पढ़े तो पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो शिक्षा जो है एक द्विमुखी प्रक्रिया है। किसने कहा है? एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रतिक्रिया या प्रक्रिया बताया है। तो शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है?
शिक्षा जो है वह द्विमुखी है, शिक्षक और छात्र दोनों के द्वारा होती है ना, सिर्फ शिक्षक से थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, विद्यार्थी भी तो होने चाहिए। मैं क्या बंद कमरे खाली कमरे को थोड़ी पढ़ा सकता हूँ भाई, मैं जब कक्षा में पढ़ाने जाता हूँ तो वहां मुझे छात्र चाहिए, है ना। ऑनलाइन भी वीडियो डाल रहा हूँ तो कोई देखना तो चाहिए, है ना। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो मतलब मेरी मेहनत जो सफल हो रही है, तो मैं शिक्षा दे पा रहा हूँ, तो मेरी तरफ से एक हो गया, आपकी तरफ से दो, तो दो मुखी हो गए भाई। तो ये हो गया द्विमुखी प्रक्रिया। तो एडम्स ने शिक्षा को कैसा बताया है, द्विमुखी प्रक्रिया बताया है, ठीक। तो ये हो गया 11। 12 देखिए, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। किसका अटूट संबंध है भाई, शिक्षा और समाज का। जी हाँ, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है, गहरा संबंध है, कभी न टूटने वाला, कभी न अलग होने वाला संबंध है। किसका, शिक्षा और समाज का। जी हाँ, शिक्षा और समाज का एक अटूट संबंध है। ये हो गया। तो देखिए अब हम फिर से एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी प्रश्न उत्तर हैं। अभी हमने वैकल्पिक पढ़ा, इसमें से कोई 4 आएंगे गारंटी के साथ। अगर ये आपने 4 पढ़ लिए तो इन्हीं 4 में से एक पूछा जाएगा, ये गारंटी है। तो चलिए इनको फिर से एक बार पुनः दोहरा लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला देखिए, धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है। यह कथन किसका है, महात्मा गांधी का। जी हाँ, धर्महीन शिक्षा, धर्महीन या धर्म विहीन शिक्षा जो होती है वह निरर्थक सिद्ध होती है, किसी काम की नहीं होती, वो बेकार है। यह जो कथन है किसका भाई, महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस शिक्षा में धर्म नहीं सिखाया जाएगा, धर्म के द्वारा शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो वह शिक्षा जो है निरर्थक सिद्ध होगी। अगला, इस समय देश में कुल कितनी जातियां हैं भाई। इस समय हमारे देश में कुल 2800 2800 जातियां हैं। अब इसमें कई उपजातियां भी होती है, उन्हें नहीं गिना गया, ठीक है, ध्यान रखिए, तो 5000 के पार हो जाएगा। तो इस समय देश में कितनी जातियां हैं, 2800 2800। इस समय पूरे देश में 2800 जातियां मौजूद है। हमारे भारत की बात हो रही है, ठीक। अगला देखिए, शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए। किस चीज से प्रारंभ होना चाहिए भाई, प्रार्थना से। जी हाँ, शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन जो कार्य है वो प्रारंभ होना चाहिए किससे, प्रार्थना से। शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्रार्थना से। इस बात को ध्यान में रखना है भाई। तो भी जो शिक्षा होती है, छात्र जो होते हैं अगर प्रार्थना करेंगे, उनका मन जो है आध्यात्मिक की ओर रहेगा, तो वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे और उनका मन पढ़ाई में लगेगा, ठीक है। तो जैसे कि प्राचीन काल में गुरुकुल में भी होता था, पहले प्रार्थना करवाई जाती थी, अभी भी हमारे स्कूल में प्रार्थना करवाई जाती है, आप देखेंगे, है ना। तो शिक्षण संस्थाओं का प्रतिदिन कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्रार्थना से। अगला देखिए, प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है, कुल 7 कालों में। जी हाँ, कितने कालों में, 7। प्राचीन भारतीय समाज को कितने कालों में विभाजित किया जा सकता है, 7 कालों में, याद रखिएगा, 7 काल में। अगला, भारतीय समाज की आधारशिला क्या है, भारतीय समाज की आधारशिला है धर्म। क्या है आधारशिला, धर्म। भारतीय समाज की आधारशिला धर्म है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक। भारतीय समाज की आधारशिला क्या है, धर्म है। धर्म ही हमारे भारतीय समाज की आधारशिला है। अगला देखिए, बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था क्या है। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है विद्यालय। बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है विद्यालय। समाजीकरण करना है अगर बालक का, तो भाई सबसे महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट संस्था क्या होनी चाहिए, विद्यालय होना चाहिए, है ना। तो विद्यालय जो है वो बालक के समाजीकरण की सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। अगला देखिए, भारतीय समाज में प्रधान है, भारतीय समाज प्रधान है, किस चीज का प्रधान भाई, धर्म प्रधान। भारतीय समाज जो है वो धर्म प्रधान है। हमारे यहाँ धर्म को मुख्य माना जाता है, धर्म आधारित है, हम धर्म को बहुत वैल्यू देते हैं, ठीक। तो भारतीय समाज धर्म में धर्म प्रधान पर है। अगला देखिए, किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी संविधान के कौन से आर्टिकल, अनुच्छेद में छुआछूत जैसे बीमारी को दूर कर दिया गया, हटा गया, उसको अपराध घोषित किया गया। तो अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38 में, अनुच्छेद 38 में भारतीय समाज में अस्पृश्यता जो है, अस्पृश्यता जो है यानी कि छुआछूत जो है, उसको क्या गया, खत्म किया गया, उसको अपराध मानकर बैन कर दिया गया है। अगला देखिए, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है, डॉक्टर मजूमदार का है। जी हाँ, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है, डॉक्टर मजूमदार का। डॉक्टर मजूमदार ने ही कहा है कि जाति कैसी है, एक बंद वर्ग है। जाति एक बंद वर्ग है, अर्थात जाति के बंधन में हम बंध जाते हैं, उससे बाहर निकल नहीं पाते, सोच मानसिकता सिकुड़ जाती है। अगला देखिए, शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है, पहिया है, इसके बिना शिक्षा नहीं चल सकती, क्योंकि भाई शिक्षक ही है जो शिक्षा को चलाता है। तो शिक्षक शिक्षा का एक ध्रुव है। पर यह चिंता का विषय है, दुख की बात है कि हमारे समाज में शिक्षक की ही स्थिति बहुत दयनीय है। सरकारी शिक्षा का घर देखिए बंगला होता है,
और वो पढ़ाई आप सरकारी स्कूलों की जानते हैं, किंतु एक प्राइवेट शिक्षक को देखिए 5-6 हजार रुपए मिलते हैं पढ़ाने के, लेकिन वो देखेंगे आप उसका घर गरीबी में बीत रहा है, उसका जीवन गरीबी में बीत रहा है, जबकि वो और मेहनत से पढ़ाता है। खैर, शिक्षा को पैसे से नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन फिर भी हमारे समाज में आप देख सकते हैं जो 80-90 हजार तनख्वाह ले रहे सरकारी स्कूलों में, उनकी पढ़ाई का स्तर देख लीजिए, बच्चा वो सरकारी स्कूल का पढ़ाई का स्तर देख लीजिए, जबकि प्राइवेट में जो 6,000 में 7,000 में 8,000 में पढ़ा रहे हैं, उनका शिक्षा का स्तर, पढ़ाई का स्तर देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों में, आपको समझ में आ जाएगा, किसी से छुपी नहीं है बात। एडम्स ने शिक्षा को कैसे बताया है भाई? द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। द्विमुखी का मतलब है दो तरफा, एक जन से नहीं होगा शिक्षा। मैं शिक्षा दूंगा तो कोई ग्रहण करेगा तभी शिक्षा सार्थक है, ठीक है। तो शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर ही करते हैं। तो एडम्स ने शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया बताया है। उस जगह किसने बताया है? एडम्स ने बताया है, ठीक है। देखिए अगला, शिक्षा और समाज का अटूट संबंध है। शिक्षा और समाज जो है अटूट है, वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो शिक्षा और समाज का एक अटूट संबंध है। कैसा संबंध है शिक्षा और समाज का? अटूट संबंध है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये सारे महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो गए। अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको भाई पूरे 4 नंबर इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से मिलेंगे, गारंटी है। और सिर्फ 4 नंबर नहीं मिलेंगे, इन 4 नंबरों की सहायता से, यानी इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों की सहायता से आप लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय भी लिख सकते हैं। जी हाँ, उनके उत्तर लिखने में भी आपको मदद मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा के सामाजिक आधार कौन से हैं? भाई शिक्षा का सामाजिक आधार क्या है? तो शिक्षा का सामाजिक अधिकार आधार जो है, बेस जो है, सामाजिक विकास, समाज का विकास करना, फिर राष्ट्र विकास, राष्ट्र का विकास करना, और शिक्षा तथा आर्थिक विकास। जी हाँ, शिक्षा तथा आर्थिक विकास। शिक्षा के जो सामाजिक आधार हैं वो कौन से हैं? शिक्षा के सामाजिक आधार निम्नलिखित दिए गए हैं। नंबर 1 सामाजिक विकास, नंबर 2 राष्ट्रीय विकास, नंबर 3 शिक्षा तथा आर्थिक विकास, जिसमें हम सूचना, संप्रेषण तकनीक ये सब भी डाल सकते हैं। यानी कि भाई शिक्षा का सामाजिक अधिकार है कि लोगों का विकास होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, क्षेत्र का विकास होना चाहिए, साथ ही साथ आर्थिक रूप से यानी कि धन संपन्न बने और शिक्षित भी हो। तो ये सारे चीजें जो है ये हमारे समाज में शिक्षा के सामाजिक अधिकार है, आधार है। अगला देखिए, शिक्षा के महत्व को समझाइए। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा के महत्व को समझाने की आवश्यकता है। भाई शिक्षा से ही तो बौद्धिक विकास होता है, शिक्षा से ही तो भाई हम सीखते हैं, शिक्षा से ही हम नई नई चीजों का खोज करते हैं, शिक्षा ही है जो हमें मनुष्य बनाती है, हमारे अंदर की मानवता को बचाए रखती है। तो शिक्षा से ही हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीजें हासिल कर सकते हैं। शिक्षा एक माध्यम है अपने आप को सुगम, सरल, शिक्षित बनाने का। शिक्षा से ही हम नौकरी पा सकते हैं, आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं, एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें बातें आप शिक्षा के बारे में लिख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि शिक्षा में के बारे में बताने की आवश्यकता है। इतना तो आप लिख लेंगे कि भाई पढ़ाई लिखाई से क्या फायदा है, ये तो आना चाहिए ना। ठीक, अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? देखिए, जितने भी लोग होंगे, जितने भी बड़े, अब यहाँ स्वामी विवेकानंद की जगह महात्मा गांधी बोलता या कोई और ही बोलता, तो भाई हर कोई शिक्षा क्यों चाहता है, चाहे कितने भी आदमी हो? ऐसा तो नहीं है स्वामी विवेकानंद चाहते हैं कि सब पढ़ लिख के डाकू बने और महात्मा गांधी चाहते हैं सब पढ़ लिख के चोर बने। ऐसा तो नहीं भाई, सब ये चाहते हैं कि सभी लोग पढ़े लिख के अच्छे समाज का निर्माण करें। तो एक दिमाग के ट्रिक लिखने वाली बात कैसे है? ट्रिक है, याद रखिए भाई कि इस प्रश्न का उत्तर जब भी पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए, महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए, या किसी भी व्यक्ति को पूछाएगा शिक्षा का उद्देश्य बतलाइए, तो यही बताना है कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, समाज को सुशिक्षित किया जाए, अपराध का खात्मा हो और मनुष्य निरंतर प्रगति पथ पर चले, नई नई चीजों की खोज हो, बीमारियां दूर हो और इंसान सर्वगुण संपन्न सुखी जीवन व्यतीत कर सके। और जो है बौद्धिक विकास हो, व्यक्ति का मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, आर्थिक विकास हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब जो है, ये सब कुछ जो है हम इसमें लिख सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य यही है। ठीक, अब देखिए अगला, गांधी जी के अनुसार शिक्षक में कौन कौन से गुण होना चाहिए? महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षक में कौन से गुण होने चाहिए? शिक्षक दूरदर्शी होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए, वो भेदभाव रहित होना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक जो है वो किसी भी छात्र से, किसी से भी सही चीजें उगलवाने का, सही चीजें निकलवाने का मादा रखना चाहिए। वह ईमानदार होना चाहिए, कर्मठ और निष्ठ होना चाहिए। साथ ही साथ वह व्यवहारिक, अच्छा वक्ता बोलना अच्छा आना चाहिए उसे, और अच्छा श्रोता, सुनना भी आना चाहिए। तो ये सारी बातें एक शिक्षक के अंदर होनी चाहिए। ये सारे गुण एक शिक्षक के अंदर होना चाहिए। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। तो भाई गांधी जी के अनुसार शिक्षक में जो जो गुण होने चाहिए मैंने आपको बता दिए। अब सिर्फ गांधी जी नहीं, अगर स्वामी विवेकानंद ही पूछते तो भाई हर कोई यही चाहता है कि हर कोई समाज का, देश का विकास करे, बीमारियां दूर करे, खेल में नाम रोशन करे, आर्थिक स्थिति को सुधारे, है ना, और सारी सुख सुविधाएं जो है वो हासिल करे। अंत में तो सब यही चाहते हैं। तो हमारे इसमें भी यही रहेगा, तो आप ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, स्वामी विवेकानंद की शिक्षण विधियों की विशेषता बतलाइए। स्वामी विवेकानंद जिन तरीकों से सीखते हैं वो विधियां क्या थी? भाई ये ध्यान लगाना,
चित्त लगाना, ये ओरल पढ़ने पर, सीखने पर, सामाजिक, अध्यात्म और धार्मिक चीजों को पढ़ने पर अधिक ध्यान देते थे। तो स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षण विधियां थी वह कैसे थी, प्रयोग विधि थी, और साथ ही साथ वह अधिक तरीके से धार्मिक तरीके से बालकों को, बालिकाओं को शिक्षित कराना चाहते हैं। तो ये बात हुई किसकी, स्वामी विवेकानंद की शिक्षण विधियों की विशेषता। तो यहाँ पे तो हमने भाई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लिए, जिसमें हमने देखा कि शिक्षा के सामाजिक आधार कौन से, तो देखा सामाजिक विकास, राष्ट्रीय विकास, फिर शिक्षा तथा आर्थिक विकास। फिर हम देखे कि शिक्षा के महत्व को समझाए। भाई शिक्षा का महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं है, सभी लोग शिक्षित है इसलिए मेरी बात समझ पा रहे हैं, यही एक शिक्षा का अपने आप में महत्व है ना, इंपॉर्टेंस तो इसी सामने है। फिर स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बतलाइए। भाई स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, कौन से, कितने। तो भाई कितने उद्देश्य हो सकते हैं, भाई एक अच्छा जीवन व्यतीत हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो, यही तो उनका उद्देश्य रहा होगा। ठीक, तो ये तो भाई सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पर 17। इसके बाद हम बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, बाद में कभी भी लिख लीजिएगा। तो ये तो बात हो गई कुल टोटल 17 क्वेश्चंस की। अब हम बढ़ेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जो डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं समाज शिक्षा और पाठ्यचर्या बोध की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सो स्टूडेंट्स, इतने सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरों को, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को जान लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, चलिए अब हम बढ़ते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी डीएलएड की परीक्षा की दृष्टि से। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके लिए विविध प्रकार के कोर्सेज लाते हैं, जैसे कि आप बी फार्मा, डी फार्मा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, सिर्फ बीएड, सिर्फ डीएड, साथ ही साथ एमकॉम, बीएससी, एमएससी, एमए, बहुत सारे कोर्सेज, एएनएम के कोर्सेज, सब कुछ उपलब्ध हैं। आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर कर इन विविध प्रकार के कोर्सेज में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। फीस से संबंधित, कोर्स से संबंधित सारे डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इन डिप्लोमा डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहे तो दूरस्थ शिक्षा पद्धति डिस्टेंस मोड प्राइवेट से या फिर नियमित स्वधाई रेगुलर से आप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की भी सुविधा प्रदान की जाती है। इस तरह का स्टडी मटेरियल ऑनलाइन वीडियो भी आपको दिया जाता है, जिसमें आप देखकर पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे संस्था से जुड़कर हजारों छात्रों ने अब तक प्रवेश लिया है। आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य को हो, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हो, आपको प्रवेश मिलेगा और बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सही तरीके से आप डिग्री प्राप्त कर पाएंगे, जो पूरे भारतवर्ष भर में मान्य होगी। तो चलिए देर मत कीजिए, दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए और अपने सगे संबंधी, भाई बंधु या स्वयं अपना प्रवेश आज ही लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे अगले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की तरफ, जिसमें है सबसे पहला कि श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बतलाइए। श्री अरविंद जो समाज सुधारक, जो शिक्षण संस्थाओं के संचालक थे, श्री अरविंद जी, उनके अनुसार शिक्षा के जो उद्देश्य है वो कौन से हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित दिए गए हैं। पहले प्रश्न को बता दो, फिर प्रश्न का लिख दो, निम्नलिखित दिए गए हैं, फिर उसके बाद एक को लिखो और उसको एक्सप्लेन करो, है ना, उसको थोड़ा समझाइए विस्तार से। जैसे मैंने लिखा, उत्तर में कैसे लिखूंगा इसका, श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य निम्नलिखित दिया गया है, या उनके अनुसार शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित थे, फिर डैश दे देंगे। नंबर 1 शारीरिक विकास, फिर डैश देकर लिखेंगे। शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, अभी शारीरिक विकास के अंदर लिखना है 3-4 लाइन की थ्योरी। क्या लिखेंगे भाई, वाक्य लिखेंगे इसमें 4-5 लाइनें कि भाई शिक्षा जो है वो उसका उद्देश्य होता है कि शारीरिक विकास हो, मनुष्य का, बालक का, छात्र छात्रा का सही शारीरिक विकास होना चाहिए, संपूर्ण विकास होना चाहिए, इसलिए हमें शिक्षा प्रदान करनी है। बिना शिक्षा के शारीरिक विकास सही तरीके से संभव नहीं है, ऐसा लिख देंगे। नंबर 2 ज्ञानेंद्रियों का विकास। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि ज्ञानेंद्रियों का भी क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसा करके हम इसमें लिखेंगे 2-4 चीजें, 4-5 लाइनें लिख देना। फिर तीसरा मानसिक विकास। शिक्षा का पूरा जोर मानसिक विकास पर भी होता है, शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी अति आवश्यक है, और मानसिक विकास बिना शिक्षा के तो संभव ही नहीं है। अगर पूरी तरह से मानसिक विकास चाहिए तो हमें शिक्षा के ऊपर ध्यान देना ही होगा। फिर नैतिक विकास, बालकों में, मनुष्य में संस्कार देना, नैतिकता जो है वह सब कुछ शिक्षा पर ही निर्भर करता है, आधारित होती है। तो आपको ये भी लिख देना है कि नैतिक विकास के लिए भी शिक्षा की आवश्यकता है, तो नैतिक विकास करना भी शिक्षा का एक उद्देश्य है, ऐसा लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपको पूरा ऐसा लिखोगे तो 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर जरूर मिलेंगे। चलिए अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। टैगोर के शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, उनकी शिक्षा पद्धति कैसी थी, वो किस प्रकार से शिक्षा प्रदान करवाना चाहते थे। तो टैगोर की शिक्षा पद्धति निम्नलिखित दी गई है। तो भाई वो 3 तरीकों से पढ़वाना चाहते थे। पहला, भ्रमण के समय पढ़ना। अब इसको लिख के इसके अंदर थ्योरी लिखनी है आपको। कैसे,
टैगोर के अनुसार भ्रमण करते वक्त पढ़ाई जो होती है, जो सीखते हैं छात्र, वो लंबे समय तक, लंबे अवधि तक याद रहता है और सरल होता है, कभी भूलने का उसमें खतरा कम रहता है, जल्दी नहीं भूलते, और ये सबसे मनोरंजक तरीके से हो सकता है। ठीक है, वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि इस तरह से भी सिखाया जाता है। वाद विवाद, डिबेट कॉम्पिटिशन आपने देखा होगा। प्रश्नोत्तर विधि मतलब क्वेश्चन आंसर करना, प्रश्न पूछना, प्रश्न उत्तर देना, इस विधि से भी अच्छी शिक्षा दी जा सकती है ना। तो वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि से भी शिक्षा दी जा सकती है। ये टैगोर के शिक्षा पद्धतियों में से एक है। अगला क्रिया विधि, यानी करके देखना, जिसे आप प्रैक्टिकल कहते हो। जी हाँ, तो किसी भी चीज का प्रैक्टिकल, जैसे कि डीएड में और या फिर बीएड में आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है किसी स्कूल में जाके, सरकारी स्कूल में, तो वो कैसे होगा भाई, यही क्रिया विधि है। हम डायरेक्ट स्कूल में पढ़ाकर सीखते हैं, तब तक शिक्षक बनते हैं, तो क्रिया विधि होती है। तो इस माध्यम से भी शिक्षा हासिल की जाती है। तो टैगोर जी के शिक्षा पद्धति निम्न माध्यमों से दी गई है। नंबर 1 भ्रमण के समय पढ़ना, नंबर 2 वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर विधि, नंबर 3 क्रिया विधि। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत बतलाइए। तो बुनियादी शिक्षा क्या होती है? बुनियादी मतलब बेसिक, है ना, मूल शिक्षा, शुरुआती शिक्षा। तो बुनियादी शिक्षा का सिद्धांत निम्नलिखित दिया गया है, यानी निम्न तथ्यों पर आधारित होता है। सर डैश देके लिख के डैश दे देंगे। नंबर 1 अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। भारत में शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, आरटी के तहत 6 से 14 वर्ष से सभी बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, ऐसा नियम है हमारे संविधान में। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। दूसरा उद्योग द्वारा शिक्षा। जी हाँ, उद्योग, इंडस्ट्री द्वारा शिक्षा देना है। देखेंगे आप छात्रों को कई बार उद्योगों में ले जाया जाता है, वहां का कामकाज, वहां मशीन का कार्य सिखाया जाता है, वो समझते हैं। तो उद्योगों से भी शिक्षा हासिल की जा सकती है, शिक्षा दी जा सकती है। मातृभाषा द्वारा शिक्षा, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपको एक मातृभाषा का चयन करना होता है, यानी कि आप किस भाषा में एक विषय देना चाहते हैं। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में हिंदी और संस्कृत 2 भाषाएं रहती हैं, तो उसमें से एक चुनना होता है हमें, तो हम हिंदी चुन लेते हैं आमतौर पर, या फिर दोनों भी चुन सकते हैं। किसी को उर्दू चुनना है तो वो भी चुन सकता है। हमारे ये भाषा प्रदान किया जाता है, मराठी भी प्रदान की जाती है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो मराठी कंपलसरी है, फिर हिंदी इंग्लिश में से एक चुन लेना, तो वहां इंग्लिश चुन लिया जाता है। फिर तो इस प्रकार से मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना, ये भी हमारा एक सिद्धांत है शिक्षा का, क्योंकि मातृभाषा में जल्दी से चीजें सीख जाते हैं, आसानी से सीख जाते हैं, और सीखने के बाद लंबे समय तक वो ध्यान भी रहता है, याद भी रहता है, और अपने असल जीवन में उसको हम चरितार्थ भी कर सकते हैं। अगला देखिए भाई, स्वावलंबन। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि जब तक हम छात्रों को खुद उनके शिक्षा का खर्च उठाने का जरिया नहीं प्रदान करते, बालक या छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भाई कॉलेज में पढ़ने के लिए बहुत पैसा लगता है, और वो पैसा आएगा कहां से, वो धनराशि कहां से आएगी? तो छात्र जब खुद पैसा कमाना सीखेंगे, यानी उनको ऐसा जरिया प्रदान करना चाहिए कि वो शिक्षा हासिल करते करते, पढ़ते पढ़ते ही पैसा कमाएं, जिससे वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके, अच्छे तरीके से अपना खर्च उठा सके पढ़ाई का। तो ये तरीके हो गए बुनियादी शिक्षा के सिद्धांतों के। ठीक, अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का समाज पर प्रभाव बताइए। शिक्षा का हमारे समाज पर क्या प्रभाव होता है वो बताइए। भाई शिक्षा का हमारे समाज पर प्रभाव, भाई शिक्षा नहीं होगी तो कई चीजें नहीं होगी, समाज का विकास नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं आएगी, लोग होशियार नहीं होंगे, समाज में अपराध बढ़ेगा, कुरीतियां बढ़ेंगी, वगैरह वगैरह होगा। तो चलिए हम देखते हैं समाज, शिक्षा का समाज पर निम्नलिखित प्रभाव होता है। ठीक है, फिर नंबर 1 सामाजिक विकास। सामाजिक विकास के लिए शिक्षा अनिवार्य है, बिना शिक्षा के सामाजिक विकास संभव नहीं है। तो ऐसा लिख दीजिए, सामाजिक विकास से डैश देके लिख दीजिए। नंबर 2 सामाजिक जागरण। भाई शिक्षा से समाज में जागृति आती है, लोग अपने अधिकारों, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते हैं और जागृत होते हैं, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते हैं। सामाजिक नियंत्रण, शिक्षा से ही समाज को नियंत्रित किया जा सकता है, समाज में नियंत्रण रहेगा। अन्यथा जानवरों की तरह, उनकी तरह लड़ना तो मनुष्य भी है, मनुष्य का स्वभाव है, किंतु अगर कोई पढ़े लिखे लोग होंगे तो कम झगड़ा करेंगे, एक दूसरे को नियंत्रित करेंगे, है ना। पढ़ लिख कर ही पुलिस, वकील, जज बनेंगे, तभी तो समाज में नियंत्रण रहेगा, अपराधों में कमी रहेगी। तो समाज को नियंत्रित करने के लिए भी शिक्षा जरूरी है, आवश्यक है। अगला सामाजिक सुधार। भाई शिक्षा समाज में सुधार लाती है। अगर कोई व्यक्ति पढ़ना लिखना सीखे तो समाज की कई सारी बुराइयां, झगड़े, त्रुटियां, ये सब क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं। समाज में अपराध घटने लगता है, समाज में खुशहाली, सुख शांति बढ़ने लगती है, आर्थिक विकास होने लगता है, और अपने परिवार को सब लोग पढ़ा लिखा पाते हैं, धन अर्जित कर पाते हैं, केवल सामाजिक सुधार की वजह से, शिक्षा की वजह से। ठीक, अगला देखिए सामाजिक परिवर्तन। समाज में परिवर्तन, सोसाइटी में चेंज कैसे आएगा? एजुकेशन से। कोई पढ़ेगा लिखेगा तभी तो वो समाज की कुरीतियां, कुरूप को, चीजों को हटाएगा। अभी आप अक्सर सुनते होंगे कि पढ़े लिखे लोग आजकल दहेज नहीं लेते, तो समाज की कुरीतियों को उन्होंने भगाया, है ना। विधवा पुनर्विवाह, बाल विवाह को रोकना, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये सब शिक्षा से ही तो आ रहा है। तो शिक्षा अति आवश्यक है, शिक्षा अत्यंत आवश्यक है। आप और हम शिक्षा लेंगे तो हम अब छात्रों को पढ़ाएंगे, तो छात्र और शिक्षित होंगे तो एक अच्छे
सुधरा हुआ अच्छा शिक्षित समाज का निर्माण होगा, तो देश भी शिक्षित हो जाएगा। तो इन सब कारणों के लिए भाई शिक्षा जो है समाज में प्रभाव डालता है और शिक्षा समाज में शिक्षा की आवश्यकता है, इसी वजह से है। तो ये सारे हो गए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं थोड़ा साइड होता हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको पॉज कर रोककर लिख भी सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका पूरा समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का इकाई 1, जिसका नाम था शिक्षा की दार्शनिक समझ। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी के हैं। यही प्रश्नोत्तर परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, यही परीक्षा में आएंगे भी। तो साथ ही साथ मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो पढ़ाई कीजिए, वीडियो देखिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए। वीडियो कैसी लगी, कहां से देख रहे हैं वो भी जरूर कमेंट कीजिए। और अगर आप विभिन्न कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर कीजिए और आप विभिन्न कोर्सेज के बारे में जानकारी, फीस के बारे में जानकारी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी सर्विसेज।